लगाना मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से बात करनी है, लेकिन जरा आगे चल के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। पहले जरा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर लें, क्योंकि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जोहराना दिया हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल इत्तेहादी जमातों के लिए, और उसका मकसद ये था कि इस वक्त जो अपोजिशन का दबाव है, जो अपोजिशन की डिमांड्स हैं, जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो एहतसाब के बयानिए की सूरत हाल है, जो मईशत की सूरत हाल है और दीगर जो चैलेंजेस हैं अंदरूनी और बैरूनी, उसके हवाले से इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाए। लेकिन हुकूमत के बड़े अहम इत्तेहादी मुस्लिम लीग खास, जिनकी पंजाब में बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और जिनकी वजह से हुकूमत इस वक्त अहम एक आप कहना चाहिए कि बुनियाद पे खड़ी हुई है, मुस्लिम लीग खास ने वज़ीर आज़म के दोहराने में शिरकत से माजरत कर और वजूहात इसकी मुख्तलिफ सामने आई, लेकिन अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि काफ लीग क्यों आज वज़ीर आज़म इमरान खान के दोहराने में शामिल नहीं हुई, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं उसके, डिमांड्स क्या हैं उसकी। इसी दौरान मुनस इलाही साहब ने एक ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि जी हमारा पीटीआई के साथ इत्तेहाद वोट का है, वज़ीर आज़म के खाने के लिए नहीं है। अब ये बड़ा मायने ख़ीज़ बयान है मुनस इलाही का, तो काफ लीग को तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, क्या डिमांड्स हैं, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग काफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा पॉलिसी साज रहनुमा MNA हैं, वजीर हैं तारिक बशीर चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत मेहरबानी आपको। जब भी हम जहमत देते हैं आप हमारी रिक्वेस्ट को ऑनर करते हैं, और आपको बुलाया था आज वज़ीर आज़म ने जोहराने के लिए। अब काफ लीग हुकूमत की बड़ी अहम इत्तेहादी जमात है, लेकिन काफ लीग ही जोहराने से गैर हाजिर हो, और पहली बार नहीं है कि काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। तो इस दफा क्या शिकायत है आपको वज़ीर आज़म से या PTI से या गवर्नमेंट से? सबसे जो मजेदार बात है ना इसमें, वो वरीज़ा ये है कि आप समेत हर कोई ये कह रहे हैं कि काफ लीग बहुत अहम इत्तेहादी है, सिवाय वजीर आजम साहब के बाकी हर कोई यही बात कर रहा है। अच्छा। और हमारे ग्रीवेंसेस देखें, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं ये, और हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि अपने इत्तेहादियों के साथ वो मुसलसल रास्ते में हो, उनके ग्रीवेंसेस से आगाह हो, और गाए बगाए मीटिंग्स में कि छोटे मोटे ग्रीवेंसेस जो बाद में जाकर बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ये खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। अब 2.25 साल हो गए इस हुकूमत को। 2.25 साल में मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ पार्टी के हवाले से वज़ीर आज़म साहब की सिर्फ एक मुलाकात है, वो भी पहले बजट के दौरान। ठीक है, जस्ट वन मीटिंग। और उसके बाद जो 2-4 मीटिंग्स जो आपको मीडिया पे नजर आती हैं, वो एक कमेटी बनी थी जो मौलाना फजल रहमान साहब के धरने के हवाले से बनी थी। उसमें चौधरी परवेज भाई साहब को मेंबर नामजद किया था वजीर आजम ने, वो बिल्कुल एक अलग चैप्टर था। अब 2.25 साल के अरसे में कमोबेश हर हफ्ते वजीर आजम साहब लाहौर जाते हैं, ठीक है। और इसमें गरीदा इनके पास इतनी मसरूफियत होती है कि इनको टाइम नहीं मिला कि ये हमें एतमाद में लें, हमसे मुशावरत करें। हालांकि सूरत इसके बिल्कुल बरक्स है कि नून लीग एक बड़ी तगड़ी अपोजिशन है पंजाब असेंबली, और वो जितना फस क्रिएट करते हैं, जितना बेस क्रिएट करते हैं, वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं होता, वो म्यूजिक सिर्फ स्पीकर पंजाब असेंबली फेस करता है। और नेशनल असेंबली में भी, वफाकी हुकूमत में भी जब भी वोट की जरूरत पड़ी है, जब भी स्टैंड लेने की जरूरत पड़ी है, हम PTI के किसी दोस्त से पीछे नहीं रहे, हम इनके साथ खड़े हुए हैं। अब ये ग्रीवेंसेस इस तरह के हैं कि जब हम इनसे लेकिन अगर चीमा साहब ग्रीवेंस सिर्फ मुलाकात के हवाले से है, तो वो तो टेलीफोन करके आपस में बातचीत करके किसी के जरिए पैगाम रसानी करके, ये कोई बहुत बड़ा ग्रीवेंस तो नहीं है कि इतने अहम मौके पे कि जब PDM का दबाव बढ़ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आ रहा है, जलसों पे जलसे हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है, तो अवाम की तरफ से दबाव है, महंगाई का प्रेशर है, मतलब बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस प्राइम मिनिस्टर को फेस करने पड़ रहे हैं, तो ये सिर्फ मुलाकात की ग्रीवेंस कुछ समझ नहीं आती।
नहीं, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। ये कोई ग्रीवेंस नहीं है। हाँ। अब तो देखे ना, इन्होंने 2 कमेटीज बनाई थी। हाँ। एक में जहांगीर तरीन साहब थे, परवेज खटक साहब थे, वो खत्म की। दूसरी बनाई जिसमें असद उमर साहब, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये लोग थे। हमने इनको भी बारहा बताया। और उसके बाद अब देखे, वो एक फेज था जो गुजर गया। आप हुकूमत के पहले साल सवा साल में आपके पास इतना कुशन मौजूद होता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ग्रेस मार्क्स दें। अब तो देखें ना, अब तो आपके सर पर जिस तरह आप फरमा रही हैं, ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन सर पर हैं। हाँ। और जनरल इलेक्शन भी साल 1.5-2 साल के बाद अगर नॉर्मल रूटीन में बेहतर माहौल में हर चीज चलती रहे, तब भी हर हुकूमत तैयारी शुरू कर देती है पॉलिटिकल पार्टी। हाँ। और इसके अलावा आप मसाइल देखें जो मुल्क के हैं, कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, गवर्नेंस देख ले किस तरह की है, किसान सड़कों पर है, लेडी हेल्थ। तो आप चाहते हैं चीमा साहब के इन सारे मामलात पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद आपको एतमाद में लें? नहीं, खुद की बात नहीं जी, खुद क्यों ना लें, इसलिए कि वो हमारे वोटों पर हुकूमत कर रहे हैं, उनको लेना चाहिए। ठीक, ये नहीं है बात कि वो खुद क्यों ना लें। बात सिर्फ ये है कि हम उनसे ये कह रहे हैं कि एक बेहतरी की फजा कायम करें। हम उनको ना ब्लैकमेल कर रहे हैं, ना हुकूमती इत्तेहाद में कोई दरार डाल रहे हैं। हाँ। ना हम हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने का इरादा रखते हैं। हाँ। लेकिन हम सियासी खुदकुशी का इरादा भी नहीं रखते। तो ये सियासी खुदकुशी का मतलब किस तरह सियासी खुदकुशी आपको लगता है? देखिए जी, अब मैं जिस हल्के से एमएनए बनता हूँ, वहाँ पे 98% लोग किसान हैं, काश्तकार हैं। ठीक। अब आप देखें, अब आप एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि आपने 1400 रुपए पे गंदम खरीदी, और आज मार्केट में आप खुद सुबह तजर्बा कर लीजिएगा, किसी मुलाजिम को भेजिएगा कि जाओ गंदम का या आटे का रेट पता करके आओ। 1400 रुपए में किसान से लेकर आज 2400, 2300, 2200 हर शहर के मुख्तलिफ रेट है। इस दफा आपने सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की 1600 रुपया। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को पूछना चाहिए कि इनको किसने एडवाइस किया है, किसने एडवाइस किया है कि आप यूक्रेन से आप 2200, 2300 रुपए के हिसाब से 2100, जो जिस हिसाब से भी आप मंगवाते हो, आप अपने काश्तकार को पैसे नहीं देते हो, अपने काश्तकार को फैसिलिटेट नहीं करते हो, और आप बाहर से, अब देखो ये एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है अफ्रीका, आप जो मर्जी कह लो, आप जो मर्जी कह लो, किसान ही आपको बचाता है। ये आपका ग्रीवेंस बिल्कुल बजा है चीमा साहब, सॉरी टू कट यू इन, बट ये आपका ग्रीवेंस बिल्कुल बजा है। और अगर आपके ग्रीवेंसेस किसानों के हवाले से हैं, गरीबों के हवाले से हैं, अवाम के हवाले से हैं, और फिर अभी चंद दिन पहले किसान इत्तेहाद ने जो एक धरना दिया, एहतजाज किया, जिस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, बहुत अफसोसनाक वो सारी सूरत हाल। आज एक किसान रहनुमा दम भी तोड़ गए, उसके लिए पंजाब हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड बना दिया। अगर तो आपके ग्रीवेंसेस अवाम के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, तो बिल्कुल बजा है, बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रीवेंस किसी और बार्गेनिंग पोजीशन के लिए है, तो कुछ उसके बारे में कहा जा सकता है? इसके अलावा हमारे क्या ग्रीवेंसेस हो सकते हैं? इसके अलावा देखे ना, अब 2.5 साल गुजर गए हैं, अब हमारे इसके अलावा क्या 2.25 साल गुजर गए, क्या ग्रीवेंसेस होने हैं हमारे? हम तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं, उसके बाद जनरल इलेक्शन की तैयारी होनी है। प्लीज फॉर गॉड से, खुदा के लिए अपनी समझ दुरुस्त कीजिए, खुदा के लिए बेहतर फैसले करें, अवामी मफाद में करें। लेकिन ये सारी बातें आज आप और चौधरी परवेज इलाही जाके वज़ीर-ए-आज़म साहब को बोल देते। जी, हमने बेशुमार दफा बोली है गरीजा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने बेशुमार दफा बोली है। लेकिन देखो ना, 2.25 साल के बाद आप एक खाना करो, कौन खाने का भूखा होता है? कोई भूखा नहीं होता खाने का। यही बात आज मुनीस इलाही ने भी कही है कि हमारा इत्तेहाद वोट के लिए, खाना खाने के लिए नहीं है। नहीं, देखे ना, 2.25 साल के बाद आप एक फोटो सेशन कर रहे हो और नीचे मैसेज भेज रहे हो, हर चीज जुड़ी जुड़ी है। दिस इज नॉट, इट इज नॉट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको हमारी मिन्नत समझ लें, हमारा एहतजाज समझ लें, हमारी चीखों पुकार समझ लें, लेकिन खुदा के लिए मुल्क के बेहतरी में फैसले करें, आवाम की बेहतरी में फैसले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक बशीर चीमा साहब बता रहे थे कि मुस्लिम लीग काफ को तहफ्फुज़ात क्या हैं, वज़ीर-ए-आज़म के दोहराने में आज शिरकत क्यों नहीं की। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, लोकल पॉलिटिक्स से हटके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त है अमरीकी इलेक्शन। सूरत हाल आप सबके सामने है, जो बाइडेन अभी भी बढ़तरी हासिल
किए हुए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ी ही देर पहले ट्वीट किया है कि स्टॉप द काउंट यानी कि गिनती रोक दी जाए। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप आसानी से अपनी शिकस्त तस्लीम करने वाले हैं या नहीं? अमेरिकी इलेक्शन के बाद अमेरिका का मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, इस पे हम सवाल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सीनियर सिफारतकार रियाज खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। रियाज खोकर साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर, हाउ डू यू सी ये जो अमेरिका में सिचुएशन डेवलप हो रही है पोस्ट इलेक्शंस, अभी तक काउंटिंग मुसलसल जारी है, प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार जोर दे रहे हैं कि स्टॉप द काउंटिंग, जो बाइडन की बढ़तरी वाज़ेह है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं हतमी तौर पे अपनी फतह का ऐलान नहीं करूंगा जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं हो जाता। क्या कहते हैं सर आप इस पे? देखिए, ये तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये इलेक्शन जो होगी ये कंट्रोवर्शियल होगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो पोलस्टर्स थे या जो बहुत से जिन लोगों ने मजमून वगैरह बहुत से लिखे गए इस इलेक्शन के बारे में, दे वर ऑल रॉन्ग। वो तो ये कह रहे थे ना कि बाइडन की कम से कम 10 या 12 पॉइंट की लीड होगी और वो श्योर विनर है। बहरहाल मेन चीज ये है कि एज फार एज प्रेसिडेंट ट्रंप इज कंसर्न, इन्होंने तो इस सारी इलेक्शन को सारे अपने कैंपेन को स्क्रिप्ट किया हुआ था और उन्होंने ये इस चीज को एंटिसिपेट किया हुआ था कि ये इलेक्शन जो होगी बड़ी क्लोज होगी और हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल हो। और उन्होंने कैंपेन के दौरान ही कह दिया था कि ये इलेक्शन जो है इसको रिग किया जाएगा और बहुत से लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और वो हो सकता है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए। अब वो ही इन अ वे इज राइट। दूसरी चीज ये है कि इस इलेक्शन में जो चीज नजर आई है, जो खतरनाक चीज नजर आई है, वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की वाकई बहुत सपोर्ट है, खास करके उनके जो यानी जो उनके बहुत जैसे सीरियस किस्म के जो उनके सपोर्टर्स हैं। और ये मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये इवेंजलिस्ट और वाइट सुप्रीमिस्ट और रेसिस्ट जो है, उन लोगों की बड़ी सपोर्ट है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इलेक्शन अभी ख़त्म नहीं होगा, ये कंटेस्ट किया जाएगा। उन्होंने ऑलरेडी बहुत से जो स्विंग स्टेट्स में जो काउंटिंग हो रही है उसके खिलाफ प्रेसिडेंट खुद कोर्ट चले गए। अब ये देखिए ना, ये दिस इन इटसेल्फ इज वेरी अनयूजुअल कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में इलेक्शन को ऐसे क्वेश्चन किया गया है और वो खुद चले गए हैं कोर्ट में। तो ये काफी इसमें हंगामा रहेगा और मेरा ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं ये इस किस्म के इंसान हैं कि ये किसी भी स्टेज तक जा सकते हैं टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पर गड़बड़ होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, राइट्स भी हो सकते हैं। और उन्होंने ऑलरेडी अपने लोगों से कहा था कि तैयार रहना, इस किस्म के हालात के लिए आप लोग तैयार रहना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच। रियाज खोकर साहब अपना वैल्यूएबल एनालिसिस दे रहे थे कि अमेरिका के इलेक्शन के बाद सूरत हाल क्या बनेगी और कह रहे थे कि इलेक्शन अभी खत्म नहीं होंगे और इसका जो आफ्टरमाथ है वो भी इतनी जल्दी आसानी से खत्म नहीं होगा। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से ही बात करते हैं। मेरे पास बड़ा जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। सैयदा आबिदा हुसैन साहिबा मौजूद हैं, साबिक सीनियर सिफारतकार हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं और सेनेट की कमेटी है फॉरेन अफेयर्स, उसके मेंबर भी हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं और कौमी असम्बली की कमेटी फॉर फॉरेन अफेयर्स के मेंबर भी हैं। सैयदा आबिदा हुसैन साहिबा, पहला सवाल आपसे, इस वक्त जो अमरीकी इंतखाबात की सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, अमेरिकन इलेक्शंस जिस सूरत हाल के अंदर हुए हैं और उसके बाद जो इस वक्त हालात सामने आ रहे हैं, क्या कहती हैं आप इस पर? देखिए जी, ये डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त एक लिहाज से मुतवक्किल थी, क्योंकि जो स्याफाम बासी हैं अमेरिका के, वो और खवातीन वो इनके खिलाफ थे और जिनकी बहुत भारी तादाद है। अब जो बाइडन की विक्ट्री उस लिहाज से मुतवक्किल थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं
he is proving to be a bad loser. اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں طرح طرح کی, انکلوڈنگ کہ سپریم کورٹ جائیں گے. اب سپریم کورٹ نے الیکشن کا رزلٹ تو ریورس نہیں کرنا, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اس موقف کو امریکن قوم سہرائے گی بھی نہیں, تو وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو جائیں گے. سینیٹر جاوید عباسی صاحب, سر آپ کی طرف میں آؤں گی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو امریکن الیکشنز جن حالات میں ہوئے ہیں, پاکستان کے لیے, ساؤتھ ایشیا کے لیے تو یہ چیزیں نئی نہیں ہیں. دھاندلی کے الزامات, اداروں کو متنازع بنایا جایا, اور جس طرح کی ساری صورتحال امریکہ میں ڈیولپ ہو رہی ہے, لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں کے الیکشنز کا ریکیپ وہاں پہ ہو رہا ہے, لیکن امریکہ میں اس طرح کا ہونا کس طرح دیکھتے ہیں آپ سینیٹر جاوید عباسی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ واقعی آج سے کسی نے 15 سال پہلے یا 20 سال کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ امریکن کا پریزیڈنشل الیکشن ہوگا جو پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوگی, اور اس وقت اس الیکشن کے بارے میں بھی پورے رزلٹ بھی نہیں آ رہے ہوں گے, تو وہاں جو پریزیڈنٹ ہو, جو آلریڈی پریزیڈنٹ ہوں گے, وہ ایسے سیریس ایلیگیشن لگائیں گے. تو یہ واقعی ایک ماحول امریکہ کے اندر بھی ایسا پیدا ہو گیا. پچھلے الیکشن میں بھی کلنٹن کا اور ہلری کلنٹن کا, جب ٹرمپ کا ہو رہا تھا تو بھی آپس میں کچھ نہ کچھ باتیں ضرور ہو رہی, لیکن اس حد تک بات نہیں گئی تھی جس تک اس طرح ٹرمپ لے کے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ حصہ نہیں تھے نہ تو اسٹیبلشمنٹ کا, نہ وہ پہلے اس طرح جمہوری نظام کو وہاں کے حصہ رہے ہیں, نہ وہ وہاں اس پہلے انہوں نے اس طرح کا سرو کیا ہے. وہ ایک اچانک انہیں ایک ونڈو ملی تھی جس سے وہ آگے تھے, اور آ کے بھی انہوں نے جو باتیں کی تھی, انہوں نے بلیک کمیونٹیز کے خلاف جو کیے, مسلمانوں کے خلاف کیے ہیں, خواتین کے خلاف میں جو الفاظ استعمال کیے, بلکہ میڈیا کے خلاف انہوں نے شاید سوسائٹی میں کسی آدمی کو چھوڑا ہوا ایک خاص اپنی رائے بھی رکھتے تھے, اس کا اظہار بھی کرتے تھے, خیال بھی نہیں کرتے تھے. انہوں نے کبھی ایک لینگویج کا بھی خیال نہیں کیا کہ کون سی لینگویج جو ہے یہ بولنی چاہیے, بس فارسی اداب کا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا. لیکن اس کے باوجود بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے نکلے, ان کو ووٹ دیے, کیونکہ ان کی جو کانسٹیٹوئنسی تھی وہ وائٹ جو ریس ہے امریکہ کے اندر, جو زیادہ جو ہے وہ رولر بیک گراؤنڈ کی ہے, وہاں رہ رہی ہے, انہوں نے ابھی بھی ان کو بڑی سپورٹ کی, اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے لیے سپورٹ کے لیے نکلے ہیں. بڑا کلوز ابھی بھی مارجن ہے, لگتا تو ہے کہ شاید بائیڈن اب الیکشن نکال لیں گے, لیکن ہے بڑا کلوز. آج امریکہ کے اندر ابھی میں سن بھی رہا تھا, میں ان کے نیوز دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے جو شاپنگ مالز ہیں, جو اپنے بزنس ہے, اس کو سیو کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کل اگر ٹرمپ یہ ڈیفیٹ نہ مانے اور کوئی ایسے رائٹس یا کوئی ایسے اقامے وہاں شروع ہو جائیں, وہاں ان کے سپورٹر نکلیں, کوئی اپنا بڑا نقصان نہ کریں. اور مجھے لگ بھی ہے کہ چیزیں اس کی طرف جا بھی نہیں ہیں, جس طرح ٹرمپ کافی عرصے سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں. تو ابھی اگلے 2-3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں, دیکھنا ہے کہ جو ہی ان کی رزلٹ جو ہے فائنل رزلٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد کیا شیپ ہے, وہ کیا بات کریں گے اپنے لوگ سپورٹرز کے ساتھ. ایک انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ آف امریکہ اس کے اندر ضرور جاؤں گا, لیکن اس کے بعد کیا وہ اپنے جو ان کے سپورٹرز ہیں, جو بڑی تعداد میں لوگ ہیں, جو بڑی ان کی خاص بات مانتے بھی ہیں, ان کو وہ کیا میسج دیتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انہیں ایسا میسج نہیں دینا چاہیے جس سے امریکہ کا امیج بھی نقصان ہو اور امریکن کو بھی نقصان ہو, لیکن ٹرمپ سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر رمیش کمار, میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی تھی, لیکن آپ کا جو اس وقت فریم ہے وہ بڑا انسٹیبل ہے, اور لگ رہا ہے کہ آپ کہیں وائٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر رمیش کمار, آپ ذرا اپنا فریم سٹیبل کر لیں, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ صحیح سوال کرتے ہیں. سید عابدہ حسین صاحبہ بھی اور سینیٹر جاوید عباسی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر جاوید عباسی, سید عابدہ حسین صاحبہ اور ڈاکٹر رمیش کمار. ڈاکٹر رمیش, آپ حکومتی جماعت میں سے بھی ہیں اور آپ قومی اسمبلی کی فارن افیئرز کمیٹی کا ممبر بھی ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے امریکہ کے الیکشنز ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, ویئر یو سی دس گوئنگ؟ پہلے تو غریبہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اور ہمارا میڈیا اتنا فارغ ہے کہ کل پرسوں سے جیسے یہ الیکشن شروع ہوئی ہے یو ایس کی, ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی الیکشن ہو رہی ہے اور پاکستان کی انٹرنیشنل صورتحال یا بارڈر کے اوپر بہت بڑی کوئی چینج آ رہی ہے کہ یہاں پہ نہیں کرکٹ کی جو میچ ہوتی ہے کہ جس کے اندر انڈیا پاکستان نظر آتا ہے, مجھے تو ایسے جو بائیڈن اور ٹرمپ کی میچ بھی پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ایسے قسم کی نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, کیا سوچ رکھتے ہیں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان نہیں ہے, دنیا کے جو
जो भी मुल्क है, वो चाहे कोई भी इलेक्ट होके आ जाए, मगर वहाँ की रियासत की जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं होती है किसी भी लीडर के आने से। इस वक्त अमेरिका की पॉलिसी ईरान और चाइना के खिलाफ है और वो अभी रहेगी, चाहे दोनों में से जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए। तो हमें सोच समझ के करना पड़ेगा, हमें एक थिंक टैंक बनानी पड़ेगी, हमें वाइज डिसीजन करने पड़ेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्या होनी चाहिए, कि अगर हमारे ऊपर कोई प्रेशर आता है तो हमारी थिंक टैंक क्या कहे। मैं तो समझता हूँ हमें पहले तो इंटरनल मैसेज देना चाहिए यूनिटी का, जिसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के वो लोग जो फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर एक रिसर्च रखते हो, तजुर्बा रखते हो, एक वो लोग और दूसरे वो ब्यूरोक्रेट जो इस वक्त यूएस है, रशिया है, चाइना है, वहाँ पे जो सीनियर लोग जो काम कर चुके हैं और जिनकी जो है वो पर्सनालिटी, जिनकी आईक्यू लेवल हमें पता हो कि कैसी है, ऐसी हमें थिंक टैंक बनानी चाहिए कि हम अपने राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे कर सके। क्योंकि किसी भी गलती हमारे लिए, जैसे माजी में मुशर्रफ टाइम वाली जो गलती थी 9/11 के बाद, मैं समझता हूँ 9/11 के वक्त जो कंडीशन पाकिस्तान की थी आज भी वही कंडीशन है। हमें इस वक्त ऐसे प्रेशर आएंगे एक इस्लामी ब्लॉक की तरफ से, एक उसकी तरफ से, तो हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए, कंसेंसस के साथ लेना चाहिए। ये हमें जब तक हम इन चीज़ों को जिम्मेदारी के साथ नहीं सोचेंगे तब तक नहीं होगा। और हमें न्यूट्रल होना पड़ेगा। हम इतने अपने आप को, हमारे मुल्क के अंदर कितने मसले मसाइल हैं, हम उन चीज़ों के ऊपर नहीं जा रहे हैं। अपोजिशन भी आती है तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती है। एक तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये नायल, नालायक, चोर, डाकू के अल्फाज खत्म करने पड़ेंगे अगर हमें यूनिटी के साथ। अगर हमारे पास डिवीजन होगी, मैं समझता हूँ हमें डू मोर के लिए पहले इतना नहीं कहा जाता था जो अभी डू मोर के लिए कहा जाएगा, और वहाँ भी जो डू मोर होगा वो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होगा और मुश्किल। और इस वक्त अगर हमारे वाइज डिसीजन हुए, अक्लमंदी के साथ डिसीजन हुए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबी, हमारी किस्मत। आज देखिए जो बाइडेन अभी जीता नहीं है, ट्वीट किया था मंडे में, मैंने उसका लिखा था, क्या कहा था, बहुत सारे जुल्म उन्होंने किए, मगर इलेक्ट होने के बाद उसने उनको भी छोड़ दिया। इस तरीके से हमें सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से हमें अब उस चीज का करना चाहिए कि अब इलेक्शन का वक्त खत्म हो रहा है, इधर से अफगानिस्तान के अंदर इनकलाब, इधर से अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, ये है क्या, माजरा क्या है, इसको समझना पड़ेगा। हम तो जो रिसर्च करने वाले लोग हैं हम तो समझते हैं, खुदारा जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो समझे तो बेहतर है। ठीक है। सईदा आबदा हुसैन साहिबा, ये जो डॉक्टर रमेश कुमार बात कर रहे हैं, बहुत से कुछ लोग और भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जो बाइडेन के आने से अमेरिका का पाकिस्तान के लिए डू मोर का मुतालबा मजीद शिद्दत पकड़ लेगा? आप क्या समझती हैं? क्योंकि जो बाइडेन को ट्रेडिशनली पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट समझा जाता है, फिर बाइडेन लूगर बिल था, वो भी उसके को ऑथर्स में से एक थे। तो हाउ डू यू सी कि जो बाइडेन के आने से पाकिस्तान के साथ डिमांड्स बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी या सस्टेन करेगा जो इस वक्त चल रहा है सूरत हाल? नहीं, देखिए, जब वो डू मोर कह रहे थे उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान को मदद फराहम करता था, फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब अमेरिका पाकिस्तान को किसी किस्म की मदद नहीं दे रहा, तो इसलिए वो हमारे से कोई मुतालबा भी नहीं कर सकते। और मैं समझती हूँ कि जो बाइडेन की सदारत में पाकिस्तान के साथ वो अपने हालात मामूल के मुताबिक चलाएंगे। ठीक है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आप क्या कहते हैं? एक सवाल ये भी रेज हो रहा है कि जी अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, खासतौर पे अमेरिका जैसा मुल्क, वहां पे पॉलिसीज शख्सियात के तहत नहीं, इदारों के तहत चलती हैं, मुल्क की एक पॉलिसी होती है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ट्रंप के आने के बाद ये जो एक सेट पैटर्न था अमेरिकन पॉलिसीज का, वो चेंज हो गया। मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पेरिस डील थी, अमेरिका की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन ट्रंप ने आके अपनी मनमानी की। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने पेरिस डील से निकल जाना है। अब जो बाइडेन ने आके सबसे पहले अनाउंस किया कि जी मैं वापस आऊंगा तो सबसे पहला काम ये करूंगा कि पेरिस डील को रीज्वाइन करूंगा। तो पॉलिसीज में कहीं ना कहीं शिफ्ट तो आएगा। यही चीज आप अमेरिका की पाकिस्तान के हवाले से कैसे देखते हैं? देखिए, मैं
ट्रम्प कैसे प्रेसिडेंट आगे थे, मैंने अपनी बात की शुरू में कहा है कि वो चूंकि बहुत अर्सा किसी सिस्टम में नहीं रहे थे, वो एक अपनी खास राय रखते थे, वो सफारती अदाब से भी वाकिफ नहीं थे, और वो जो मर्जी आता था एक खुद फैसला करके आगे चल पड़ते थे। उनकी निस्बत जो बाइडन है वो बहुत अरसे से, शायद कोई 36 साल से वो सेनेटर चले आ रहे हैं। उन्होंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज जो हैं, एक फॉरेन अफेयर रिलेशन कमेटी का और जुडिशरी कमेटी जो उनको हेड किया है, 2 दफा वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। वो सिस्टम को समझते हैं, वो दुनिया के ममालिक को समझते हैं, वो दुनिया के प्रॉब्लम्स को भी मुझे यकीन है कि ट्रम्प सबसे ज्यादा समझते हैं और उनको ज्यादा इस बात की अंडरस्टैंडिंग भी है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि वो आते हुए को पाकिस्तान के लिए को बहुत उनको इस वक्त पाकिस्तान की इसलिए जरूरत है कि अफगानिस्तान में अमेरिकन अफवाज जो है, अमेरिकन का बड़ा इंटरेस्ट है। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा डील हो जाए जिससे हम हमारा एग्जिट जो है ऑनरेबल एग्जिट हो। इसलिए पाकिस्तान की पार्टी अभी कुछ तो हद तक तो जरूर वाक़या है, लेकिन हमारे और इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक जो डायलॉग अमेरिका और इंडिया के आपस में डेवलप हो गए, मैंने समझा कि हमारी अप्रोच उस तरह की रही है, क्योंकि वो हमें समझते हैं कि हमारा और चाइना की स्ट्रेटेजिक डायलॉग हम बड़े क्लोज हो गए एक दूसरे की। वो समझे कि हमारा एक ब्लॉक है और हकीकत भी अच्छी है कि हमारा और चाइना के रिलेशन भी हैं, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, अब सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी हमारे मिलते जुलते हैं। तो वो मेरे समझता है उसमें कोई बहुत बड़ी शिफ्ट होगी, हमारी उनकी सोच में बेहतरी आएगी, आपको पाकिस्तान के लिए वो बहुत बेहतरी करेंगी। हाँ, उनके अपने जो मसाइल जरूर हैं, उनके लिए उन्हें पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत को यहाँ बेहतर तरीके पर अपनी डील करना चाहिए, उन्हें अपने प्यार बेहतर तौर पर खेलने चाहिए। लेकिन बाइडन को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इश्यूज के ऊपर जरूर है। मुझे यकीन है कि उन्हें फैसला करने में, चूंकि मोदी और ट्रम्प की, तो आपके नजदीक सर, सॉरी टू कट यू इन, आपके नजदीक बाइडन जो है वो प्रेडिक्टेबल रहेंगे ट्रम्प की बनिस्बत? जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को साथ भी और बाकी दुनिया में भी उनको पॉलिसीज का पता है। वो उन्होंने निजाम के अंदर रह के काम किया, वो बहुत दफा पाकिस्तान आ चुके हैं, उन्होंने अफगानिस्तान में बड़े विजिट किए हैं, फिर पिछले वार एंड टेरर के मामले का भी उनको बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इन इशू के ऊपर, जो ट्रम्प को बिल्कुल नहीं थी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो अपना ऐसा किसी एक तरफ बड़ा झुकाव नहीं करेंगे, बल्कि वो कोई बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है इस तरह है। लेकिन आबिदा हुसैन साहबा बैठी हुई है तो वो मुझसे बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकती है। आबिदा साहिबा, इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। सेकेंडली, आपकी नजर में जो इस वक्त ट्रम्प को ट्रेल मिली है, जो बाइडन बढ़तरी पे हैं, क्या रीजंस हो सकती हैं कि ट्रम्प को सेकंड टर्म के लिए उतनी थम्पिंग मेजॉरिटी नहीं मिली जो फर्स्ट टर्म के लिए थी? और जो हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से सेनेटर जावेद अब्बास साहब ने भी कमेंट किया, उसमें भी एडअप कर दीजिएगा प्लीज। देखिए, आपकी आवाज बड़ी धीमी आ रही है, मुझे समझ नहीं आई आपने क्या फरमाया। मेरी आवाज अभी आपको ठीक आ रही है आबिदा हुसैन साहिबा? हाँ, अब आ रही है। ठीक है, मैं सवाल आपसे कर रही थी कि आपके नजदीक क्या वजूहात हो सकती हैं कि ट्रम्प को उतनी बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं मिली अमेरिका में जो उसको फर्स्ट टर्म में मिली थी? क्या वजूहात हो सकती हैं ट्रम्प के इस दफा नाकामी में, बज़ाहिर नाकामी में जो इस वक्त तक है? और सेकेंडली, जो सेनेटर जावेद अब्बासी बात कर रहे थे अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, खासतौर पर जो बाइडन प्रेडिक्टेबल हैं और मामलात को अच्छी तरह समझते हैं, डिप्लोमेटिकली भी स्टेट अफेयर्स को कैसे चलाना है, गवर्नमेंट अफेयर्स को कैसे चलाना है, वो कहते हैं कि जो बाइडन ज्यादा बेहतर समझता है। देखिए, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रम्प की शिकस्त का ताल्लुक है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि एक तो सियासतदान लोग जो हैं वो उनके खिलाफ थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने उनसे सलूक नारवा रखा था, और दूसरा खवातीन की बड़ी भारी तादाद डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ थी। तो ये दो बहुत बड़े इलेक्टोरल कॉलेज का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसलिए इनकी डोनाल्ड ट्रम्प की मुखालफत जो है वो बड़ी डोनाल्ड ट्रम्प के लिए मुज़र साबित हुई। ठीक है, इस वक्त डिबेट जारी है। मेरे साथ सेनेटर जावेद अब्बासी, सैयदा आबिदा हुसैन और डॉक्टर रमेश कुमार मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डॉक्टर रमेश से सवाल करेंगे। जी,
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर रमेश कुमार मौजूद हूँ मैं। ठीक है, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती है? अभी तो जो बाइडेन को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, लेकिन ट्रंप कंसीड नहीं कर रहे, तो आप समझते हैं कि एक जो सूरत हाल है बेयकीनी की अमेरिका में मजीद बढ़ सकती है, और अगर सुपर पावर में बेयकीनी की सूरत हाल रहे तो पूरी दुनिया उसका शिकार होती है। डेफिनेटली उसका असर फिर मार्केट पे पड़ता है, इकोनॉमी पे पड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे पड़ता है। देखिए, एक तो चीज क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो भी पॉलिसी थी, वो बिजनेसमैन थे, वो अमेरिका के हवाले से बेहतर थे। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से, जहाँ पे उन्होंने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, देखिए, मगर पर्सनालिटी वाइज जो बाइडेन और ट्रंप में जरूर फर्क है। मगर मैं आपको दोबारा बताऊं कि पॉलिसी जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं बनाता है, उसके अंदर उनकी एजेंसी CIA और उनकी थिंक टैंक इन्वॉल्व होती है। मगर इकोनॉमी के हवाले से एक पर्सनालिटी वाइज जरूर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैं कल CNN और BBC वगैरह देख रहा था, तो वहां पे मैंने ये फील किया कि जो बिजनेस सेक्टर है उसके अंदर जो बाइडेन के आने से उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी जरूर फील होगी। कारपोरेट सेक्टर में टैक्स के ऊपर जा रहा है, वहां पे जरूर फर्क पड़ेगा। जो बाइडेन के आने से अमेरिकन इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन जाएगी, एक चीज। ठीक, अच्छा। दूसरी चीज ये कि अगर ये इस वक्त जो डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के अंदर, और जो वहां पे जो हालात नजर आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हालात भी सुपर पावर के लिए और दुनिया के लिए बेहतर नहीं है, और इसको भी जल्दी सेटल होना पड़ेगा। और ये जल्दी सेटल होगा। अगर जल्दी सेटल नहीं हुआ, ये अगर 15 जनवरी तक अगर ये चलता है, जब तक उनका टर्म है, तो मैं समझता हूँ वो चीज़ें खराब होंगी, और उसके हवाले से जो है वो लाजमी है वहाँ के इदारे सोचते होंगे जो है वहाँ पे इन्वॉल्व। उसके लिए हमें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये फिक्र करने की ज़रूरत है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं, और जो भी होता है वहाँ पे माहौल, अगर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करने के लिए हमारी थिंक टैंक, हमारी सोच, हमारे पर्सनल बेनिफिट क्या होने चाहिए, जैसे दुनिया, आप देखिए इंडिया के बारे में हम बात करते हैं, इंडिया के रशिया के साथ तल्कात थे, उतने ही नजदीक तल्कात उसने अमेरिका के साथ बना दिए, मगर रशिया के साथ तल्कात खराब नहीं किए। सेम हमें भी उसी तरीके से, अगर सऊदी के साथ हमारे तल्कात थे तो हमें उसी तरीके से ईरान के साथ तल्कात होने चाहिए थे। मगर मियाँ साहब के टाइम पे भी देखा कि आपने देखा कि UAE वगैरह ने एंट्री तक बनती, वो लिंक नहीं था। तो इस हवाले से देखिए, हमारी तो रिसर्च है, मैं तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च किया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो हमें बहुत वाइजली चलना पड़ेगा, अक्लमंदी के साथ डिसीजन करना पड़ेगा, राइट पर्सन पर राइट जॉब के ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें नहीं हुई तो माजी में जिस तरीके से 73 सालों में पाकिस्तान ने सफ़र जो किया है, इकोनॉमिकली और फॉरेन पॉलिसी दोनों इंटर रिलेटेड होती है, और इस वजह से अगर उन चीज़ों को बेहतर तरीके से डील नहीं किया तो हम इकोनॉमिकली दोबारा कमज़ोर हो सकते हैं। FATF हमारे लिए मसला हो सकता है, IMF हमारे लिए मसला हो सकते हैं, एशियन बैंक हमारे लिए मसले हो सकते हैं। ये सारी ब्लैक मेलिंग होती है, हमेशा होती है, और ब्लैक मेलिंग आदमी कब होता है, जब आदमी इंटरनली कमजोर होता है। ठीक है, बिफोर आई मूव टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ द प्रोग्राम, सेनेटर जावेद साहब, आपसे सवाल कि आपके नजदीक ट्रंप या जो बाइडेन, किसके साथ इमरान खान साहब की, वज़ीर आज़म साहब की वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी डेवलप हो सकती है? इनकी तो मेरा ख्याल ट्रंप के साथ बेहतर हो सकती है। वो आप ऐसा क्यों समझते हैं? इसलिए कि उनकी काफी आपस में काफी चीजें उनकी कॉमन है, तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर कौन सी चीजें कॉमन है? मसलन कौन सी चीजें कॉमन थी? बहुत सारी ऐसी चीजें, दोनों नए आदमी आए थे, दोनों सिस्टम में बहुत ज्यादा अर्सा नहीं रहे, दोनों सफारती राज का या स्टेट के जो अफेयर है और स्टेट क्राफ्ट को ज्यादा समझते भी नहीं है, उस पर ज्यादा वो अपनी खास राय रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो आपस में उनकी ज्यादा बेहतर। लेकिन ये ध्यान में रखें सेनेटर जावेद साहब के ट्रंप को वोट आउट अवाम ने किया है और अपनी टर्म पूरी करने के बाद किया है। हाँ, लेकिन ये भी आप ख्याल रखें कि अमेरिकन, मेरा ख्याल है एक पहले प्रेसिडेंट थे और दूसरा है जिसको अवाम ने दूसरी टर्म नहीं दी,
तो उन्हें ज्यादा जल्दी खारिज कर दिया, तो ये भी मुझे ख्याल है इस बात को। बड़ी मायने खेज बात आपने कर दी है। आबिदा हुसैन साहिबा, यही सवाल मैं आपसे करूंगी कि आपके नजदीक ट्रंप के साथ तो बहुत अच्छे इनिशियल 1-1.5 साल में तो सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं रही, बट उसके बाद इमरान खान की वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी हो गई। तो अभी जो बाइडन बढ़तरी तो लिए हुए हैं, बट कुछ कहा नहीं जा सकता हतमी तौर पे, तो किसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी इमरान खान की? अभी इमरान खान की मेरा नहीं ख्याल कि जो बाइडन से कभी मुलाकात हुई होगी। जब होगी तो जब अंदाजा लग सकेगा कि उनके कैसे हालात हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद आबिदा हुसैन साहिबा, डॉक्टर रमेश कुमार और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफ़िज़।